गुड आफ्टरनून दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ में अभी तक हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री। और क्लास हिस्ट्री के इनके इसके 2 पार्ट थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट हम लोग रीड कर रहे हैं और ये लास्ट चैप्टर है उसका, स्वतंत्रता के बाद। इसमें कुछ चीज़ें हैं लिखने की, नोट करने की, उसे आप नोट डाउन करिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। और वैसे तो जनरली चीज़ें आप लोग पढ़ते और पढ़ाते ही हैं, चीज़ें पता ही हैं आपको, लेकिन फिर भी एक बार हम सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो हमें याद हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 स्वतंत्रता के बाद, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम ज्योग्राफी या पॉलिटी कुछ भी हम लोग पिक करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया और खंडित राष्ट्र। ठीक है, खंडित मतलब जो टुकड़े टुकड़ों में डिवाइड हो गया हो। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतज़ाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्याएं थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को एक नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र इसलिए कहा है क्योंकि उसको अभी अभी क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी हमारे देश को, इसलिए इसको नवजात राष्ट्र कहा गया है। नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं में को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सके। ये हमारा अच्छा, इसमें क्या बताया गया? इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों के वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदू और मुसलमानों को सद्भावना बनाए हुए इकट्ठा रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। चलिए, ये 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। अब तो और ज़्यादा हो गई है ना। इस आबादी भी आपस में बटी हुई थी। ये आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनाव में भी भारी फर्क था। उनके खान पान में, उनके काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता है? एकता की समस्या के साथ ही विकास की भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांव में रहती थी। आजीविका के लिए किसानों और काश्तकारों जो थे वो बारिश पर निर्भर रहते थे। यह स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों में थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहाँ शिक्षा या स्वास्थ्य असुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चुंगल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण करना भी जरूरी था, जहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना जरूरी था। यानी एकता भी जरूरी थी, सब लोग मिलके भी रहे और उनका विकास भी होता रहे। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूदा मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी हो सकते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था।
ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। अब आया हमारा नया संविधान। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। 300 लोगों में, ठीक है, ये नोट करिए, ये नोट करने का है। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान की खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार का प्रावधान किया गया। इसका मतलब ये था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय व राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। देखो क्या थी पहले एज 21 साल। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुष वोटों को वोट देने का अधिकार था। कहाँ पे? अमेरिका में सबसे पहले जो संपन्न पुरुष होंगे ना, जो पैसे वाले होंगे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये अधिकार मिला। ये अमेरिका की बात हो रही है। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया। ये किसकी बात हो रही है? ध्यान रखिएगा, अमेरिका की, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ समय ही बाद ये फैसला ले लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुष को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, ठीक है, सबको वोट देने का अधिकार होगा। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना जाएगा। भारत के कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका संगठन का एक ही खास समुदाय मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए किया गया। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख, ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा फारसी, जैन और अन्य धर्मों के लोग भी रहते थे। नए संविधान में इन सभी समुदाय के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदाय के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसा कि हिंदुओं को किया जा रहा था। संविधान की तीसरी विशेषता ये थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत का चलन खत्म कर दिया गया। कहते हैं ना, भारत में बहुत ज़्यादा छुआछूत है, तो ये खत्म ही कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जाति के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी जातियों के लिए या सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य एच जे खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने असुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा, क्या कहा देखिए, उन्होंने कहा, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया। आप लोगों ने हमें अपनी सेवाएं में लगा रखा। हमें इस कदर दबाया गया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क
और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता, न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। यानी कि आपने हमें इतना कर दिया कि हमारी बुद्धि है जो वो काम नहीं कर रही। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जातियों को भी विधायिका और नौकरी में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश के उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य ने कहा था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और बाकी सब देश में वह इसी भावना अर्थ में साकार नहीं हो रहा। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकार के ऊपर होना चाहिए। प्रांतीय मतलब वही राज्य सरकार के ऊपर होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूची में बांटा गया। कौन कौन सी सूची बटी? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन और कृषि आदि ऐसे विषय रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकती थी। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी कृष्णमाचारी, ये दक्षिण के थे ना, तो ये हिंदी नहीं बोल पाते थे, इंग्लिश तो बोल लेते थे। दक्षिण के लोगों से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये नोट कर लीजिएगा, और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपनी आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है तो इससे अमीर और गरीब, ऊंच या नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर विरोधियों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य और सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। राज्यों का गठन कैसे किया जाएगा? मुझे ये जो इन्होंने कहा है भीमराव अम्बेडकर जी ने, एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब तक क्वेश्चन नहीं आया, पर आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस बार इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। राज्यों का गठन कैसे किया जाए? 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
ने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही भारत आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। भाषाई समूह का, ठीक है, यानी कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बना दिए जाएंगे। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने में कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं प्रयासों के बावजूद भी ये स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों के बीच भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के बंटवारे को झेल सकता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा, उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर पर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ को आगे बढ़ानी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांत के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से यह हमारी राय है या इस मांग का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। यानी जो कह रहे हैं ना कि भाषा के आधार पर बना दो अलग अलग राज्य, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अब इनको भी पढ़ देखेंगे पिक्चर में क्या लिखा है, तब तक ये पढ़ लेते हैं। क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हो रहा था। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनाव में नेहरू वहाँ चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। डेट ईयर नोट कर लीजिएगा। और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगे। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुल तेलुगु भाषियों के हित के लिए रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए, जैसा कि ये दिखाया गया आपको इस पिक्चर में। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुलू के समर्थन में आगे आए। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। ये नोट कर लीजिएगा बेटा। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलू का देहांत हो गया। जैसा कि एक अखबार में लिखा था, श्री रामुलू के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार ये मांग माननी पड़ी और इस तरह 1 अक्टूबर, ये नोट कर लीजिए, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नया राज्य गठन हुआ, जो बाद में चल के आंध्र प्रदेश बना। इस तरह जो हमारे जो देश के जो जितने भी राज्य हैं वो भाषा के आधार पर अलग अलग बटे हुए हैं, जो अब जिनका अपना एक डे है और अपना ईयर है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि आंध्र प्रदेश कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश की स्थापना के बाद भाषीय समुदाय भी अपने अपने अलग राज्य की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगाल, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद ये बेटा इसको भी ये आया था क्वेश्चन, ये अभी देखिए, अभी ये वाला आप अच्छे से देखिएगा। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषीय 2 भागों में अलग कर दिया। कब कर दिया? 1960 में बम्बई को 2 भागों में बांट दिया, मराठी और गुजराती भाषाओं में। ठीक है। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ। हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई और पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें ज़्यादातर सिख थे। हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुता थी। ये नोट करिए, ये आएगा ही आएगा, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन।
बहुतायत थी। ठीक है, अब ये देखो, पहले हम लोग ये देख लेते हैं हमारा किस तरह अभी डिवाइडेशन चल रहा है। देख रहे हैं, ये पहले हमारा इस तरह से था और धीरे धीरे अब हमारा रूप ही उसका बदल गया। केंद्रीय प्रांत हैदराबाद, बम्बई, नागर हवेली, बिहार, संयुक्त प्रांत जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, या कानपुर, ऐसे कुछ है यहाँ पे, राजपूताना था, बलूचिस्तान था, इधर ये पंजाब हो गया। अभी ये देखो, ये मैप कुछ अलग सा दिख रहा है, अभी जो हम लोग मैप देखते हैं उससे कुछ अलग सा है। तो जैसे जैसे नए नए राज्य बनते गए तो वैसे वैसे उनकी जो सीमाएं हैं वो अलग होती चली गई। अब ये अच्छा, पिंक में क्या है, ये जो पिंक है ये है रियासतें, और अभी है ब्रिटिश भारत ही है अभी येलो वाला, तो ये भी धीरे धीरे बदल जाएगा। अब ये देखिए, इधर भी बदल गया है, ये भूतपूर्व रियासतें हैं और ये अन्य राज्य हैं जो दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसमें देख लें क्या है थोड़ा सा। ये जो पिक्चर है इसमें भाषाई राज्यों का गठन, ठीक है, ये भाषाई राज्यों पे गठन हुआ है हमारी रियासतों का। 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांतीय और रियासतें ये ऐसी थी। ठीक है, अब उसके बाद ये, जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई, परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। और ये हमारा फिर नवीन भारत। अभी पिक्चर 5 और पिक्चर ये उन दोनों का अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो रियासतें नहीं दिखाई दे रही उन राज्यों को पहचाने जिनका गठन 1956 के बाद में किया गया है। अब है विकास की योजनाएं। ठीक है, अब सब अलग अलग हो गए राज्य, अब आ रही है विकास की योजनाएं। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया। इस बारे में ज़्यादातर समितियां थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के राज्य पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा, कौन से उद्योग बाजार यानी कि निजी उद्योगपति द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। उन्नीस में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांधों परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योगों पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अलग कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रहेगी। इस नीति के बहुत सारे समर्थक थे, कुछ तो मुखर विरोधी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं रखा गया। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा कि विज्ञान और मशीनी के द्वारा उस मानवता कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। इसको आप नोट कर लेंगे। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य और प्रजातियों के रूप में जीवित रह पाएंगे। पहले हम लोग ये वाला रीड कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें से भी एक क्वेश्चन बन रहा है। पंचवर्षीय योजना पर नेहरू के विचार। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे और अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की।
22 दिसंबर 1952 के एक पत्र में उन्होंने लिखा था, पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र को ही महत्व नहीं देना होता है, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व भी इससे भी ज़्यादा है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह, उन्होंने अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए कि उन्होंने कहा कि केवल सरकार ही नहीं, निजी लोग भी और जो लोग हैं वो भी कदम से कदम मिला के चलें। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते। जीवन का तो ये उत्साह है तो कहीं और से ही आता है, जब हमारी जिंदगी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजना को एक ऐसा जीवंत गतिशील उद्यम बना दे कि वह लोगों की कल्पनाओं को साकार कर सके। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। अब है एक स्वतंत्र विदेश नीति, ये भी देख लेते हैं हम लोग। जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध था वो हो चुका था। 1945 में गठित की गई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संयुक्त राष्ट्र अभी शैशव काल में ही थी, मतलब अभी उसका गठन ही हुआ था। 1945 में यूएनए बना था ना, तो उसको इसलिए कहा वो अपने शैशव काल में थी। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ, शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंदिता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिया। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति के मूल का आधार था। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया गया कि वे इन दोनों प्रमुख सैनिक गठबंधनों में शामिल ना हो, परंतु गठबंधनों से दूर रहकर इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिकी और सोवियत संघ गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए, अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। यानी कि भारत और जो हमारे दूसरे ये जो देश थे ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी करना ही पड़ा। 1970 के दशक तक बहुत सारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद चलिए देखते हैं। 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए? भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है, यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग रास्ते की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को तो लगता था कि भारत सैनिक शासन पर कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आकांक्षाएं निर्मूल साबित हुई। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्य तथा स्थानीय निकायों, ये 2007 तक की ही बात हो रही है, 13 आम चुनाव।
सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद भी अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोत, मंदिरों, मैदानों व अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद भी बहुत सारे राज्यों में विभिन्न समुदायों के बीच कई बार टकराव हुए हैं। और सबसे परेशानी की बात तो यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों में कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूल में भेजते हैं और विदेशियों में छुट्टियां मनाने पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले बहुत सारे लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं दे पाते। और ये जो पिक्चर आप दिखाई दे रहा है आपको, ये है बम्बई में स्थित धारवी, दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोंपड़ियों की बस्ती है ये। इसके दूर वाले सिरे पर आप गगनचुंबी इमारतें देख सकते हैं। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन सच यह भी है कि वह विफल भी नहीं हुआ। अब जहाँ हमारे भारत में कुछ हो रहा था तो नेपाल में भी उसी समय कुछ हो रहा था। ये आप देख लेंगे, इसमें 2-3 क्वेश्चन ही हैं जो आए हुए हैं, पर नोट कर लीजिए। ओके, तो आज ही हमारा जो हिस्ट्री चैप्टर फिनिश हो गया। देखते हैं कौन सा पिक करते हैं हम, ज्योग्राफी या फिर सिविक्स। ठीक है, तब तक के लिए अगेन गुड आफ्टरनून एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर।